अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो ऐवान से अवाम तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो आज का सब्जेक्ट है और आज इस पर हमें बात करनी है, इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक को लेकर जो पूरे कराची में इंतहाई बदइंतजामी देखने में आ रही है। बहुत ही इस वक्त टेम्परेचर हाई है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, उसकी वजह से वहाँ पर लोड शेडिंग उससे भी ज़्यादा इत्तलात मिल रही हैं, शिकायतें मिल रही हैं, ओवर बिलिंग की शिकायतें मिल रही हैं। ये तमाम वो इशूज़ हैं जिनको कैटर करने की ज़रूरत है। बहुत अरसे से हम ये प्लान कर रहे थे कि आज इस पर प्रोग्राम करें। मैंने एक ट्वीट भी की थी कि जो कराची में इस सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम के इलेक्ट्रिक पे बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा को भी हमने ऑफिशियली उनको इन्वाइट किया था इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा आप हमें सवालात भेज दें तो हम उसका आपको रिकॉर्ड करके भेज देंगे। हमने कहा कि हमारी पॉलिसी नहीं है, अगर आपको अपनी प्रेजेंस मेक श्योर करें, आप लाइव प्रोग्राम में आ जाए, आप सवालात के जवाब दें। तो उन्होंने माजरत कर ली, तो हमने भी माजरत कर ली। तो अगर कोई ये समझे कि ये एक तरफा प्रोग्राम है तो ये एक तरफा प्रोग्राम नहीं है। इस पर हम जरूर बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि आज हम बात करें कि आज पार्लियामेंट का जो इजलास था, क्योंकि उसमें वजीर आजम इमरान खान साहब उसमें आज शरीक हुए। जब वजीर आजम इमरान खान साहब शरीक हुए तो उन्होंने बहुत सारी वो बातें की जो उस हवाले से या वजीर आजम के हवाले से या हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से उससे पहले अपोजिशन करती रही है। लेकिन उसके जवाब में बड़ा अफसोसनाक रवैया अपोजिशन का इसलिए कि कंक्रीट बात कुछ भी नहीं थी, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद थी। अगर वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ पॉलिसी हमारी बहुत ज्यादा वाज़ेह है और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई साबित करते कि वो कंफ्यूज है। दूसरी बात उन्होंने की कि हम जो करप्शन का मामला है वो मुल्क के इस्तेहकाम का से जुड़ा हुआ है, अगर करप्शन खात्मा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। फिर उन्होंने एहसास प्रोग्राम की बात की कि उससे गुर्बत के खात्मे के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। भारत के खिते की बात की कि वो अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाबात आए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि आप कोरोना के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने कहवाया कि अगर आप तैयार होते तो इतनी हलाकतें या इतनी अमवात नहीं होती, लोग इतने शहीद नहीं होते। तो सिर्फ मुख्तसर सी बात है, जो आम फहम की भी बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ अमवात नहीं हुई है, पूरे दुनिया का मसला है। क्या अमेरिका भी तैयार नहीं था, क्या चाइना भी तैयार नहीं था, क्या यूके भी तैयार नहीं था, क्या ऑस्ट्रेलिया भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जब ख्वाजा आसिफ साहब आए तो उन्होंने जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुफाहमत की बात की, तो उन्होंने कहा कि अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि 2 साल आपने कोई गुंजाइश न छोड़ी। तो ये चीजें थी बात जो आज हमने कौमी असम्बली का अहवाल देखा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो हमने प्रोग्राम करना है उसके जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब पीटीआई के मेंबर है, सिंध असेंबली सिंध से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। जी बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब एमकेएम से एमपी हैं, सिंध असेंबली, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब पहले जरा मुझे बताएगा, क्योंकि जो इस वक्त मुझे कहते हैं ना कि जिन बोतल से बाहर निकल आया है वो वाली सूरत हाल है। मैं चाह रही थी कि मैंने जो लोगों से कहा था कि आप अपने तजुर्बे शेयर करें या बताएं कि वहाँ पे कराची में इस वक्त के इलेक्ट्रिक के क्या मसाइल हैं। वो एक बहुत लंबी टाइमलाइन है, तो बजाय इसके कि मैं अगर वक्त मिला तो जरूर पढ़ूंगी। मुझे आप बताएं कि इस वक्त कराची में के इलेक्ट्रिक के क्या हालात हैं, किस तरह से बदतरीन लोड शेडिंग का आवाम को सामना है। देखिए, कराची बहुत बुरे तरीके से सफर कर रहा है। कराची के अवाम इस वक्त के इलेक्ट्रिक की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, बिजली की कमी की वजह से, मतलब एक तरह शदीद गर्मी है, कोरोना के हालात हैं, वैसे भी लोग घरों से नहीं निकलते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते हैं। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त मतलब चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं और बड़ी परेशानी है, चूंकि मेजर वोटर्स हमारे हैं, कराची शहर ने हमें वोट दिया है, कराची के लोग हमारे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक, और मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे डील्स हुई हुई हैं जिनको दोबारा ठीक करना पड़ेगा। वो एलएनजी का इशू हो कि आज 15 रुपए हमने जो एग्रीमेंट करके चले गए आज को ओन करना पड़ता है। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक जब से प्राइवेटाइज हो चुकी, उसके बाद फिर उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी हुकूमतें अपने किरदार रहे। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त हमारे हल्के के अवाम, कराची शहर के अवाम बहुत परेशान है। के इलेक्ट्रिक की अपनी स्टोरी है, वो बताते हैं कि जी ऑयल कम हो गया, गैस कम हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन हकीकत ये है
کہ لوگ پریشان بہت زیادہ ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے کیونکہ کچھ سوالات ہیں, اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ کے الیکٹرک کا کوئی ریپرزینٹیٹو وغیرہ میں پروگرام میں لائیو جوائن کرے تو یہ سوالات ہم ان سے کر سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے تو اپنا ایک ورژن سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال کے بہت ساری باتیں کر دی کہ فرنس آئل ان کو دستیاب نہیں ہے, گیس کی کمی کا بھی ان کو سامنا ہے, چونکہ وہاں پر جو ہے وہ ونڈ کوریڈور پاور سے جو ان کو ملتے تھا جو پاور سپلائی وہ لو ونڈ اسپیڈ ہے, یہ بہت ساری چیزیں. خواجہ اظہار الحسن ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں, اس کے ساتھ ایم پی اے بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب میں نے دیکھا اور ہمیں پتا چلا کہ آج ایم کیو ایم کے کچھ اراکین نے سندھ اسمبلی کے بعد دھرنا بھی دیا اسی ایشو کو لے کر. تو گنوانے کو جب میں اگر میں پیپلز پارٹی سے بات کروں وہ مسائل گنوا دیتے ہیں, اگر میں پی ٹی آئی سے بات کروں آپ کے اتحادی بھی ہے, آپ ان کے اتحادی ہیں, وہ بھی مسائل گنوا دیتے ہیں, آپ بھی یقیناً مسائل سے گنوا دیں گے. لیکن اس کے علاوہ مجھے بتائیں اس کی ذمہ داری کون لے گا, ذمہ دار کون ہے, کس سے سوال کریں؟ بڑا عجیب سا سوال کر دیا آپ نے اور اس کا اگر کھلا جواب میں کوشش اب آپ عجیب سا جواب نہیں دیجیے گا, آپ جواب صحیح سا دیجیے گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ کراچی بحیثیت میگا سٹی یہ کنٹرول میں کس کے, پہلے تو مجھے یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. 32% اس کا KMC ہے, 13 اس میں ملٹیپل ایجنسیز ہیں جس میں 7 کنٹونمنٹ ہیں جو فوج کے زیر نگرانی علاقے ہیں, پھر فیڈرل کے ہیں جس میں کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے, پورٹ قاسم ہے, پھر اس کے بعد فیڈرل میں ایک فیڈرل کیپٹل ایریا ہے FC ایریا جہاں نہ KMC جاتی ہے نہ صدر حکومت جاتی ہے. یہ شہر تو چوچو کا مربع بن گیا ہے, پہلے بھی تھا شہر کی, اور آپ کو پوری دنیا میں اس شہر جیسی مثال نہیں ملے گی آپ کو جس کے اندر اس شہر کے اندر مختلف قسم کے شہر ہیں ابھی, اور وہ جو ہے نا کوئی پرسان حال نہیں. اب مجھ سے اگر آپ بات کریں تو یہ کے الیکٹرک جب سے پرائیویٹائز ہوئی ہے اور پرائیویٹائز نہیں بھی ہوئی تھی, اس کا تو عذاب ہمارے سروں پہ جب سے ہے. گرمی بڑھ جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, سردیوں میں یہ کہہ دیتے ہیں جی گیس کم ہو گئی ہے. ابھی انٹرنیشنل کو میچ ہو رہا ہو اور ابھی ڈنڈا اوون کے تو یہ 24 گھنٹے جو ہے نا آپ دیکھیں پورا شہر جگمگا رہا ہوگا. اب کرونا کی وجہ سے پورا شہر بند ہے 7 بجے کے بعد, انڈسٹریز بند ہیں, شاپنگ سینٹرز بند ہیں, سینماز بند ہیں, اور اب لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی جی وہ پیٹرول نہیں مل رہا ہمیں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف چیف سندھ حکومت خاموش ہے کیونکہ چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں جی وہ تو نیپرا کا ایشو ہے, فیڈرل گورنمنٹ بات کرے. فیڈرل گورنمنٹ پہ ابھی حلیم عادل شیخ بھائی کی آپ نے بات سن لی کہ جی وہ کچھ ہمارے معاہدے ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوگا, اب وہ کب ٹھیک کریں گے میں بھی منتظر ہوں. لیکن کے الیکٹرک ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس کی پروڈکٹ دنیا میں جتنی بکے گی اتنی مہنگی ہو جائے گی. یعنی یہ عذاب دیکھیں کہ اگر میں کوئی چیز بناتا ہوں بھائی وہ زیادہ بکے گی تو میں زیادہ سستی کروں گا, کمپٹیشن کروں گا. ٹھیک ہے. کراچی شہر کے ساتھ المیہ یہ کہ انہوں نے ایک اصطلاح نکالی ہے پیک آور, یعنی شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک استعمال کرو, جتنا استعمال کرو گے اتنی مہنگی بجلی تمہیں ملے گی. ٹھیک ہے. یہ کون سی کنزیومر ایکٹ اچھا کے خلاف؟ ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ خواجہ صاحب, ایک سیکنڈ رکیے گا. خواجہ صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. علیم عادل شیخ صاحب, جو اس وقت کے الیکٹرک نے جو وجوہات ڈالی, انہوں نے کہا کہ ایک تو گرمی کا موسم ہے, ہیومڈ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ 3450 میگا واٹ سے کراس کر گئی ہے. جو وجوہات انہوں نے ڈالی ہیں, جو وجوہات انہوں نے ذکر کیا ہے, انہوں نے کہا کہ فرنس آئل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے جتنا مارکیٹ میں, اس کی وجہ سے شارٹ فال ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو سوئس سدرن گیس سے جو ان کو گیس ملتی تھی وہ بھی کم مل رہی ہے. پھر انہوں نے کہا وہی جو ونڈ کوریڈور پاور سے لو ونڈ ہونے کی وجہ سے اسپیڈ وہاں سے بھی ان کو وہ اس کی جو کم ہو رہا بن رہی ہے بجلی. اب یہ جو 3 فیکٹرز انہوں نے کہا کہ یہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس شارٹ فال. SSG سے یعنی سوئس سدرن گیس نے تو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں, سپلائی کی کوئی کمی نہیں ہے. 50 MMC FD سے بڑھا کر ہم ان کو 240 کر دیا ہے. اب رہ گیا مسئلہ لو اسپیڈ کا, لو ونڈ اسپیڈ کا, اس پہ تو آپ ہم کچھ نہیں کر سکتے. فرنس آئل
یہ جواب دہی کون کرے گا علیم عادل شیخ صاحب کے الیکٹرک سے کہ فرنس آئل آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو اس کی اویلیبلٹی تو آپ لوگ میک شیور کریں گے نا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میک شور کرنے کے لیے احکامات دے دیے گئے ہیں. فرنس آئل کی اگر کوئی شارٹیج تھی تو امپورٹ پہ پابندی تھی تو ختم کر دی گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جواب دہی ہونی ہے. میں پچھلے ہی دنوں اسی ایشو کے اوپر میں ملا تھا فیڈرل منسٹر سے اور وہاں سے ہم نے بات بھی کی اور ہم سب کی بڑی سخت ریزرویشن ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. بالکل خواجہ بھائی کی ہر بات کو میں ایگری کرتا ہوں. خواجہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ کب کریں گے. بالکل ہم دیر نہیں لگائیں گے اور جلد کریں گے, لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے تماشے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ. اور یہ الیکٹرک کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. معاملات ٹھیک نہیں ہے اور ابھی بارش بھی آنے والی ہے. میرا سوال تو ابھی تو دیکھ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں ذمہ داری ڈالوں کس پر. علیم عادل شیخ میں سردار نبیل گبول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نبیل گبول صاحب. نبیل گبول صاحب, یہ جو اس کا الیکٹرک کا مسئلہ ہے, سندھ اسمبلی کی بھی بلکہ آج جب سیشن ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی لائٹ چلی گئی. پی ٹی آئی کہتی ہے جواب طلبی ہونی چاہیے, ذمہ داروں کو سے پوچھنا چاہیے. یہی بات ایم کیو ایم کہتی ہے. اور اگر میں پیپلز پارٹی سے بات کروں تو امید تو یہی ہے کہ شاید آپ بھی یہی کہیں گے. میں ذمہ داروں کا تعین کیسے کروں, کس کو پکڑوں؟ دیکھیں ذمہ دار کا اگر آپ تعاون کریں, ذمہ دار ہم سب ہیں. ہم سب اس لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں. میرے حلقہ لیاری میں 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. ایک تو کورونا کے مریض وہاں پر جو ہے اپنے گھر میں کوارنٹائن ہے, اوپر سے جب بجلی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں کہ اس حالت میں کس طرح گزارا کریں گے. اب علیم عادل شیخ نے کہا کہ بھائی وفاقی حکومت نے امپورٹ شروع کر دیا فرنس آئل کا, تو بھائی اگر یہ الیکٹر یہ بہانہ کر رہی ہے, آپ کے 14 ایم این ایز کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں اور آپ کے 14 ایم این ایز سے کل اچھی بات ہے وہاں پر میٹنگ بھی کی ہے عمر ایوب سے بھی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ میٹنگ وزیر اعظم سے کرتے اور وزیر اعظم کو بولتے کہ بھائی کراچی سے آپ کو 14 ایم این اے کی سیٹ ہم نے دی ہے, اس پر آپ پرائم منسٹر بنے. آپ کراچی جب آئے تھے آپ نے کیوں نہیں کے الیکٹرک کے سی او کو بلایا اور اس کو تنبیہ کیوں نہیں کی؟ کیوں کراچی میں 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے؟ یہ اگر پرائم منسٹر لیول پر یہ مسئلہ لے اور فرنس آئل کا یہ بہانہ کرتے ہیں, اوور بلنگ کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے کوارٹر میں لیاری میں اس دن میرے پاس ایک بیوہ آئی, اس کی 20,000 کا بل تھا. مجھے بتائے کہاں سے وہ پے کریں گے؟ ایک تو بجلی دیتے نہیں ہے, اوپر سے اوور بلنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ایک مونوپولی ہے, اس پہ پیچھے کون حصہ اس کرپشن کا؟ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں جس طرح شوگر کمیشن بنایا گیا اس طرح اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, اس پہ کمیشن بننا چاہیے. خواجہ اظہار صاحب مجھے بات بتائیں. لیکن فرنس آئل لا کے دینا وفاقی حکومت. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. خواجہ صاحب ایک بات بتائیں, آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں, ابھی خان صاحب کراچی آئے تو آپ نے ان سے ملاقات بھی کی. کیا ایم کیو ایم پاکستان نے صرف دھرنا دیتے ہیں یا بند کمروں میں اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. مبشر زیدی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں, آج میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ 1 مہینہ گھر پہ نہیں تھے, گھر سے واپس آئے ہیں, گھر پہ تالا تھا. 10,000 کا ان کا بل جو تھا وہ الیکٹرک کا یعنی بجلی کا وہ ان کا منتظر تھا. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ کرونا کی وجہ سے شہر کی تو روشنی ماند ہو گئی ہیں, 7 بجے تک کے بعد کاروبار نہیں ہے, آفیسز بند ہیں, گھروں سے کام ہو رہا ہے, لیکن بجلی نہیں ہے. تو یہ وفاق سے پوچھنا ہے, وفاق کے پاس جو ہے وہ 33% کے قریب آئی ایم ناٹ رانگ تو شیئر ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ذرا آپ بتائیں نا پھر کہ یہ جواب یہ پوچھتے ہیں, آپ یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں؟ دیکھیں بند کمروں میں تو ہر بات ہوتی ہے, لیکن آج جس طرح قومی اسمبلی میں ان کے اراکین اٹھ کر واک آؤٹ کر کے گئے کہ الیکٹرک کے اوپر, یہ تو ہمارے اتحادی ہوتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ ان کے اتحادی اسمبلی سے اٹھ گئے. اور دوسری بات تو آج اٹھ گئے نا خواجہ صاحب, آج اٹھ گئے نا, کہ الیکٹرک کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے. میرا خیال ہے جب سے آپ ٹی وی پہ پروگرام کر رہی ہیں کہ الیکٹرک سب سے زیادہ پروگرام ہم نے کیا. ابھی بھی اس وقت کراچی میں ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے نا آپ کا لوڈ شیڈنگ چل رہا ہے. تو ایسے حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسمبلی سے واک آؤٹ کا فائدہ کیا ہوا. دیکھیں آج مسئلہ یہ کہ پورے شہر میں آج بجلی کا بحران ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں. نبیل گبول بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے حلقے میں تو نبیل بھائی نہ پانی کا اسٹوریج کی جگہ ہے بلکہ 2 کمرے میں 8 لوگ رہتے ہیں.
اور جب یہ نیو کراچی میں ہمارے لوگ گرمیوں میں جب سڑ رہے ہو تو ایک طرف پانی نہ ہو اوپر سے بجلی نہ ہو تو آپ سوچیں لوگوں کا غم و غصہ کہاں پہنچا. اب آپ یہ پوچھ رہی ہیں, یہ بتائیں کہ کے الیکٹرک پہ آپ کا واحد چینل ہے جو پروگرام کر رہا ہے ابھی, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کے الیکٹرک کا اشتہار نہ ملے, کیونکہ باقی چینلز بھی تو قومی چینل ہیں, باقی چینلز بھی تو اس کراچی شہر سے ریٹنگ لیتے ہیں, تو وہ چاہے کے الیکٹرک ہو, چاہے وہ پی ایس او ہو, چاہے سدرن گیس ہو یا بحریہ ٹاؤن ہو, کہیں سے بھی اشتہار آ جائے گا آپ دیکھیے گا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہماری امیدیں تو چینلوں پر ہوتی ہیں, اور یہ چینل جو ہے نا جب ہماری آواز بنتے ہیں تو پریشر بنتا ہے. دیکھیں اسٹیٹ چینل ہے, ڈیفینیٹلی جو پبلک کے ایشوز ہیں وہ ہم نے اٹھانے ہیں, تو اس میں کوئی کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے. لوگ ان کی بات کرتے ہیں مگر اسٹیٹ چینل پبلک کے ایشوز نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ امیدیں لوگوں کی وابستہ ہوتی ہیں. علی مادر شیخ صاحب, یہی تبدیلی ہے نا. جی علی مادر شیخ صاحب ذرا اب بتائے گا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وفاق کے الیکٹرک کو دیکھتا ہے تو پھر یہ سوال وفاق کی جانب سے کیا جانا چاہیے. بہت سارے سوالات جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا, آپ خود وکٹم ہیں یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں. فیول کی قیمتوں میں اتنی واضح کمی ہوئی, وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ اتنی کمی ہم نے کر دی ہے جو کہیں بھی اس وقت اتنا سستا فیول نہیں مل رہا. پھر وزیر اعظم صاحب نے تشویش کا اظہار بھی کیا کہ جو ہم نے کمی کی ہے اس کے ثمرات نیچے تک نہیں پہنچ رہے, یعنی اس سے عوام کو فائدہ نہیں مل رہا. اس کے لیے بھی وہ جو ہے وہ کوششیں کرتے رہے کہ جی اس کا جو اصل ثمرات ہے وہ عوام تک پہنچے, لیکن اس کے باوجود اگر نہیں پہنچیں گے تو سر کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ کوئی, میں تو صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی ہے کہ الیکٹرک کے کرتا درتا سے تو ذرا بتا دیجیے ہمیں بھی کہ کیا آؤٹ کم نکلا ہے. دیکھیے, ایک سب سے پہلے تو میں جو خواجہ بھائی نے بات کی, میں خواجہ بھائی سے کہوں یہی تبدیلی ہے کہ آج اسٹیٹ اون ٹی وی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن وہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کے الیکٹرک یا بجلی وفاق کا سبجیکٹ ہے. تو میں ایک تو کلیئر کرتا چلوں کہ کے الیکٹرک یہ پرائیویٹائز ہو چکی ہے, یہ اس کو نیپرا کنٹرول کرتا ہے, یہ کسی وفاقی ادارے کے ہمارے انرجی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹلی کنٹرول میں بالکل نہیں ہے. اور کتنے پرسنٹ شیئر ریاست کے پاس ہے جو میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے, میں نے جو آپ سے عرض کیا پہلے کہ یہی تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ایسے ایسے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں, منیمم شیئرز کے اوپر مینجمنٹ لی ہوئی ہے, اور یہ ہم نے نہیں کیا ہوا. یہ پچھلے دنوں وہ لوگ جو بینیفیشریز رہے جنہوں نے مختلف, اور یہ نبیل بھائی کے میں بالکل کہتا ہوں کہ الیکٹرک میں تو ذمہ دار بھی ہم سب ہیں اور کے الیکٹرک کے متاثرین بھی ہم سب ہیں, اس میں کچھ نہیں کہنا چاہے گا. اور کے الیکٹرک, اچھا میری ملاقات کے الیکٹرک کے ذمہ داروں سے نہیں ہوئی, میری ملاقات فیڈرل منسٹر عمر ایوب خان سے ہوئی تھی 3 روز پہلے, جس میں ہم نے یہی اپریہنشن کی تھی, یہی صورتحال چل رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ چیزیں, بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. پیٹرول کے اوپر کمیٹی بیٹھ گئی, شوگر کے اوپر کمیشن بیٹھ گیا, بہت سارے معاملات کو ٹھیک ہونا ہے. ایل این جی کا ایشو ہو, کہ الیکٹرک کا ایگریمنٹ ہو, کہ الیکٹرک کے بہت سارے پرانے معاملات ہیں, پرانی مینجمنٹ کے اپنے معاملات سے. تو بات یہ کہ بہت کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم سب نے, اور یہ کہنا کہ پرائم منسٹر نے کے الیکٹرک کے ایم ڈی کو کیوں نہیں بلایا, سی او کو, پرائم منسٹر کو ایک ایشو کا معلوم ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کے 14 ایم این ایز ان کے کراچی سے ہیں. پرائم منسٹر کو خود بھی کراچی کے اندر ووٹ ملا ہے, کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, کچھ بھی ہم سے دور نہیں ہے. اور اس مسئلے کے لیے پوری حکومت اس وقت, پوری حکومت جو ہے آن بورڈ ہے, وفاقی وزیر آن بورڈ ہے, الٹیمیٹلی نیپرا بھی آن بورڈ ہوگی, اور تمام وسائل جو اس کو مہیا کر کے ہم یہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلوا سکتے ہیں انشاءاللہ فوراً دلوائیں گے, چونکہ ہم متاثرین بھی ہیں اور ہمیں اس کو ٹھیک کرانا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس سے پہلے کچھ بھی ٹھیک ہوا نہیں تھا. جی ہاں, ہم سب ذمہ دار ہیں, مختلف ادوار میں مختلف لوگ ہیں, جب تک ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن آج ہمارے پر ذمہ داری اس لیے ہے کہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ہمارے لوگوں کی نظریں ہماری طرف, ہم ذمہ دار, ہمارے پاس مینڈیٹ بھی ہے کراچی کا, اور ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہم ذمہ داری لیتے ہیں. میں صرف میں علی مہادر شیخ کے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور پارلیمانی لیڈر بھی ہے سندھ میں, ایک مہربانی کریں, کیونکہ ہماری پہنچ نہیں ہے کہ الیکٹرک کے سی او تک. آپ لوگوں نے میٹنگ کی ہے, ان سے ایک ڈیٹ, ایک ٹائم لائن لے لیں کہ کب تک جو ہے وہ نارملائز کریں گے سچویشن کو. ایک ڈیٹ لائن لے لیں کہ بھائی اس ڈیٹ تک جو ہے یہ فرنس آئل بھی ہمیں پرووائڈ ہو جائے گا,
और नॉर्मलाइज भी कराची के सूरत हाल हो गए और लोड शेडिंग का एक फिक्स डेट, क्योंकि मुझे पता चला इस्लामाबाद में भी 2-2 घंटे का लोड शेडिंग हो रहा है। आप करें लोड शेडिंग, कराची में 2-2 घंटे करें, लेकिन 12-12 घंटे मुसलसल ये तो चीज नहीं होनी चाहिए, अनाउंस होनी चाहिए। अगर मसला ये होगा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग होगी तो लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में आएंगे। इस्लामाबाद में अभी तक तो शायद नहीं है ऐसी सूरत हाल, मगर स्टिल नबील कपूर साहब, एक सवाल आपसे मैं करने की जसारत ये भी करती हूँ कि लोकल्स का मामला होता है ये टिड्डी दिल का, तो वजीर आला सिंध जो है वो वजीर आजम को खत लिखते हैं कि यहाँ पर ये मसला हो गया। कोरोना का जो हो रहा है उस पर तो जाहिर सी बात है वीडियो लिंक्स के जरिए आप लोग मुस्तकिल राब्तों में रहते हैं, दीगर इशूज पे भी राब्ते में रहते हैं, NFC अवार्ड पे 10,000 खत लिखते हैं। मैंने कम अज कम ये सुना नहीं, वजीर आला साहब मीडिया टॉक भी करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग भी होती है, लाइव उसकी कवरेज भी होती है, कि वो उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मसले को हाईलाइट किया हो या के इलेक्ट्रिक के मसले को हल करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान को कोई खत लिखा हो, और अगर लिखा है तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिए। मुझे नहीं पता वजीर आला ने लिखा है नहीं लिखा है, लिखना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि कल हमारे 2 वजीर मिलकर आए हैं के इलेक्ट्रिक के, जो यहाँ पर सरबराह है, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने टीवी पे देखा है, सईद गनी साहब भी मिलकर आए हैं और इम्तियाज शेख साहब भी मिलकर आए हैं, और चूंकि इम्तियाज शेख के पास मिनिस्ट्री भी है एनर्जी की, तो उन्होंने मीटिंग करके आए हैं। लेकिन देखें, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेटाइज है, प्राइवेट इदारा है, लेकिन प्राइवेट इदारा नेपरा के अंडर आता है और नेपरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब ये है कि मिनिस्टर जो है अपना उमर अयूब साहब इनको बुलाएं, और ना सिर्फ इनको बुलाएं बल्कि खुद कराची आए। 14 MNA यार, अगर हमारे पास कसम से 14 MNA होते हैं, पूरा इनको जो है ना, हम इनको सबको टांगते हैं रोड के ऊपर कि ये गरीबों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं। 14 MNA वाली जो पार्टी है वो बैठ के जो है वॉकआउट सिर्फ कर रही है। हम तो कहते हैं आप निकले, अली माजिद शेख साहब आप अपनी पार्टी को निकाले, MQM के ख्वाजा इजार साहब आप MQM के लोगों को निकाले, हम पीपल्स पार्टी वाले निकल के हम मुजाहरा करते हैं, सड़क पर बैठते हैं, फिर इनको पता चलेगा। इस तरह वॉकआउट शॉकआउट करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। या प्राइम मिनिस्टर साहब को बोले कि मीटिंग बुलाए, इनकी सीओ को बुलाओ और बुला के उनकी साजिश करो और उनसे एक डेडलाइन ले, उनको कहे फर्नेस ऑयल हम आपको देते हैं, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है फर्नेस ऑयल देना, और ये रो रहे हैं हमारे पास फर्नेस ऑयल नहीं है, आप दे फर्नेस ऑयल इनको, और फर्नेस ऑयल देने के बाद फिर एक डेडलाइन लेने के, उसके बाद सूरत हाल जो है नॉर्मल होगा या नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आपकी तजवीज है, पता नहीं हलीम बादल शेख साहब अमल कर लें, ख्वाजा इजहार साहब अमल कर लें। ख्वाजा इजहार साहब, ये जो हर दफा ये कह दिया जाता है कि ये इदारा जो है वो एक प्राइवेट इदारा है। जवाब दे दूं जरा थोड़ा सा। जी मैं नबील भाई का थोड़ा जवाब दे। देखिए, कोई भी मशवरा आए हम उसको कबूल करते हैं। नबील कपूर साहब ने अच्छा मशवरा दिया है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये शायद करूंगा कि सबको फिक्र है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, हम सबको, हमारे एमएनएक्स को, हमारे मिनिस्टर को, लेकिन आप ठीक फरमा रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक को अब लगाम डालनी पड़ेगी, इनको पूछना पड़ेगा, और इंशाल्लाह इस मसले का हम लेकर आएंगे, टाइमलाइन भी लेंगे। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि बिल्कुल हमें कि नहीं होगा, हम भी रोडों पर आएंगे, ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, बताते रहे, कम अज कम मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब वफाक और सिंध एक पेज पर है। कम अज कम प्रोग्राम में तो है, बाद में क्या रहता है अल्लाह करे कि कुछ रिलीफ मिल जाए कि इलेक्ट्रिक को भी लगाम डाल दे। ख्वाजा इजहार साहब, मैं गुजारिश कर रहा था कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज होने के बाद गवर्नमेंट के अंडर नहीं। मैं यही आपसे पूछने जा रही थी, यही सवाल था। जी फरमाएं। दो चीजें, एक है पावर प्रोड्यूसर, के इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर है, और वो हमारे नेपरा एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के तहत हुकूमत पाकिस्तान के अंडर उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यानी टैरिफ से लेकर ऑपरेशन तक की जिम्मेदारी, वो तमाम की तमाम चीजें जो उनके लाइसेंस में है, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और ये बात जो नबील भाई ने भी की, आप जाकर देख लें, जितने भी के इलेक्ट्रिक की अथॉरिटीज हैं वो गवर्नमेंट मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये नेपरा का इख्तियार है कि नेपरा के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल अकाउंटेबल कर सकती है। नेपरा ने नोटिस इशू किया है, बाय द वे नेपरा ने नोटिस इशू किया है। ये जो तमाम शिकायतें के इलेक्ट्रिक के हवाले से थी, अब उनको जवाब वो कब तक देते हैं ये देखना है। नेपरा के नोटिस इशू किया है, लेकिन मैंने आपसे बताया कि के इलेक्ट्रिक का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये जब के थी, फिर उसके कराची इलेक्ट्रिक हुई, अब पता नहीं और क्या बन रही है।
ये फिर वो बीच में चाइनीज इन्वेस्टर आ रहे थे। ये के इलेक्ट्रिक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2005 जून से, मैं 2005 जून का आपको धरना बता रहा हूं कराची का, जब से लेकर आज तक इनका रोना ही नहीं खत्म होता। 4 छींटे पड़ते हैं, आधा शहर बंद हो जाता है जी। थोड़ा सा धमाका होता है, आधा शहर बंद हो जाता है। ये कहते हैं जी वो अभी हम बैक फीड कर रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, ओवर बिलिंग के नाम पर। फिर ये जो जगह जगह ये जो जिस तरह नबील भाई ने बताया, मैं आपको बताऊं 2-2 कमरों के बिल आ रहे हैं जनाब 60-60 हजार रुपए, जिसमें पंखा और 2 बल्ब जल रहे हैं ये। और फिर एक और जो सबसे अहम बात, कराची में के इलेक्ट्रिक के लाइन लॉसेस सबसे कम है। आइडियल शहर है जो के इलेक्ट्रिक को बिलिंग कर रहा है, और उसके बावजूद नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब जब के इलेक्ट्रिक से बात करो तो वो तो कहते हैं कि जी जितने कुंडे लगे हुए हैं तो ये लाइन लॉसेस ही है ना, कि कराची में सबसे ज्यादा कुंडा सिस्टम है। जी नहीं, के इलेक्ट्रिक के कराची में लाइन लॉसेस 16% है, पूरे पाकिस्तान में वापदा के 40% है, पंजाब के अंदर 38% है, कराची में सिर्फ और सिर्फ 16% लाइन लॉसेज है, जिसमें टेक्निकल लाइन लॉसेज 10% होते हैं आइडियली पूरी दुनिया में। तो अगर इस तरह देखें तो सिर्फ 6% हमारे यहाँ चोरी है, और 6% चोरी के ऊपर क्या पूरा शहर चल रहा है? फिर दूसरी बात ये, कभी मैंने आपको क्या बताया, अभी सर्दियां आएंगी ना, अब ये कहेंगे गैस नहीं है, 4 छींटे पड़ेंगे, ये कहेंगे जनाब, यानी अरबों रुपए। और इनकी पूरी मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं, के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट कराची से बाहर की मैनेजमेंट है, इनको कराची से कोई हमदर्दी नहीं है, ये इस शहर का दर्द भी नहीं रखते, ये लाखों रुपए की तनख्वाहें लेके बद्दुआएं ले रहे हैं लोगों की। और मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक अब कराची दुश्मन इदारा बन चुका है। अच्छा अलीम आदिल शेख साहब, 2-3 चीजें आपसे जाननी, क्योंकि आप वफाक है, हुकूमत है। एक तो ये कि वफाक जो है वो 650 मेगावाट केसी को देने का शुरू से पाबंद है, जो एक मुआहिदा हुआ था, क्या ये 650 मेगावाट अभी भी दिए जा रहे हैं? दूसरा ये कि हमाद अजहर साहब जो कि मिनिस्टर हैं वफाक के, उन्होंने एक अनाउंस किया था छोटे ताजरों के लिए एक पैकेज, और उन्होंने कहा था कि 3 माह का बिजली का बिल वो अदा करेगी, यानी हुकूमत अदा करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि ऑल्दो के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, लेकिन हमने उसको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और जो कराची के जो ताजिर है उनके भी 3 माह का बिजली का बिल वफाक यानी हुकूमत अदा करेगी। क्या ये दोनों चीजें हुई हैं? वैसे मैं ताजिर बरादरी से भी अगर किसी को ले लूं रिप्रेजेंटेटिव उनका, तो वो भी हमें जरा इसको कंफर्म करेंगे। जी अलीम आदिल शेख साहब, जो ऐलानात वफाक की तरफ से किए गए उन पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिल्कुल। और उसको पता है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा कोई अगर ऐसा को ले लेंगे, किसी का कोई कम्युनिकेशन अगर गैप हो या ना पहुंच सके, लेकिन जो ऐलानात हमने किए ताजरों को बिल वाला और बिल को आगे करने वाला, उन पे अमल हो रहा है, वो फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन इसमें बिजली नहीं मिल रही है। मुझे बताएं कि क्या छोटे ताजरों के 3 माह के बिल हुकूमत ने अदा किए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाक ने? जी बिल्कुल, जो उस फ्रेमवर्क में आया होगा। देखिए जैसे एहसास प्रोग्राम था ना, उसके अंदर हमारे पास कुछ 13 करोड़ दरखास्तें आ गई थी एहसास वालों के पास, लेकिन 1 करोड़ 61 लाख ने क्वालिफाई किया। अब ये देखना है कि उस छोटे ताजिर कौन उस एम्बिट के अंदर आता है। बिल्कुल जो उसके अंदर नहीं, अलीम आदिल शेख साहब, ये जो अनाउंसमेंट थी एहसास प्रोग्राम से अलग थी। 75 अरब रुपए का मिसाल दी है। एक मिनट आप नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। मैंने आपको मिसाल दी है कि जो एहसास प्रोग्राम में भी सब लोग जो उसमें उसके तहत जो क्राइटेरिया रखा गया है, उस क्राइटेरिया में जो ताजिर आते होंगे, जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ ताजिर तंजीमों के साथ और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मिलकर, उसके तहत सबके बिल वफाक ने जो ऐलान किया उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हो चुका है। लेकिन उस क्राइटेरिया में जो आते होंगे, ये नहीं कि जी हर शख्स के उसमें नहीं आता, क्राइटेरिया जो उसमें आता है वो जरूर हो गए उसके अंदर। अच्छा, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक जो जमील पराचा साहब हैं, जो कि ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन भी हैं या सदर हैं, उनकी तरफ से शायद ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट वी ट्राई टू टेक हिम लाइव हियर। नहीं, मैं देखिए इसमें मैं आपको हमारे साथ मौजूद है जमील पराचा साहब। अच्छा एक सेकेंड, जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के सरबराह भी हैं। जमील पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जमील पराचा साहब, पहले तो मुझे सूरत हाल से जरूर मैं पूछूंगी कि वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, वैसी कारोबार में मंदी, मईशत को नुकसान, ताजिरों का एक बहुत बड़ा नुकसान, हम आप इस पे बात करते रहे कोविड-19 के हवाले से। इस तरह जो लोड शेडिंग हो रही है,
वो उससे कितनी ताजर बिरादरी मुतासिर हो रही है कराची की? देखें, आधा शहर वैसे ही लॉकडाउन में बंद पड़ा है, आधे शहर में लॉकडाउन होया हुआ है, उसके बावजूद इस कदर लोड शेडिंग कर रहे हैं ये के इलेक्ट्रिक वाले। 8 घंटे टोटल कारोबार खुलता है, 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, उसके बावजूद ये समझ लें 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लोड शेडिंग, 6 घंटे मुस्तकिल लोड शेडिंग है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची में, ये आलम है। उसके बाद जब ताजिर घरों पर जाते हैं तो उसके बाद भी रात को 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो इस कदर इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने इस कदर बदमाशी मचाई हुई है, क्योंकि इन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये ऐसा बेलगाम घोड़ा हो गया कि इसको कोई रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो आपका किसी हुकूमती सतह पर किसी से राब्ता हुआ, किसी कम्युनिकेट आपने किया? देखें, जिससे राब्ता करने की कोशिश करें वो हमसे राब्ता करता ही नहीं है। कि इलेक्ट्रिक का मामला ऐसा है, हर कोई टालने की कोशिश करता है। मैंने अभी जो है ना कल बात की है कि हमारी गवर्नर साहब से मुलाकात कराएं, ये वफाक का मामला है, हम गवर्नर साहब से बात करके इसके अंदर कम से कम इनसे बातचीत करें कि ये क्या हो रहा है कराची के पास। रोजाना की बुनियाद पर समझ लें वैसे ही कारोबार में मंदी है, 1 से 1.5 अरब रुपए के लॉसेस ये के इलेक्ट्रिक की वजह से हो रहे हैं, रोजाना डेली के हवाले से मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब तो फिलफौर ये होना चाहिए कि या तो कोई और प्राइवेट कंपनियां लाएं जो बिजली पैदा करें, या फिर कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि अगर आपने एक इदारे को प्राइवेट कर दिया है तो फिर मजीद कंपटीशन होगा, मजीद लाइसेंस भी दिए जाएं, फिर आवाम की मर्जी है कंज्यूमर की कि वो जिससे क्वालिटी समझे और वो ले ले। बिल्कुल, और या फिर जो है ये इसको कौमी तहवील में ले। ये तो इन्होंने बिल्कुल इन्हें आजाद छोड़ दिया, और ऊपर से ओवर बिलिंग। अच्छा, तो देखें सर आप इनकी। ठीक है पराचा साहब, सिर्फ एक बात आपसे अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया पराचा साहब हमसे गुफ्तगू करने का। नज़ीर, हम गुफ्तगू कर रहे थे ताजिर इत्तेहाद के सरबराह जो पराचा साहब से और थे, वो भी जो सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि मईशत को, सवाल यहाँ पर वफाक का, सिंध का या इसका इदारों का नहीं है, सवाल यहाँ पर है वजीर आजम के विजन का। जब वजीर आजम पाकिस्तान ये समझते हैं कि कोरोना को पूरा लॉकडाउन क्यों नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया कि पाकिस्तान माशी तौर पर इसका मुतामिल नहीं हो सकता था, और अगर इस किस्म की जो लोड शेडिंग है, जो कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग है, ये भी अगर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नबील गबोल साहब, जिस तरह से हलीम आदिल शेख साहब फरमा रहे हैं, आपके मशवरे हैं उन पर वो अमल दरामद की बात भी कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि ताजर बरादरी का 3 महीने का बिल दिया जा रहा है? नहीं, हमारे इल्म में कोई नहीं है। हमारे इल्म में ये कि ताजर बरादरी हमसे ज्यादा रो रही है, और हमें ये इल्म है कि उनको कहा गया है कि आप 12 से रात के सुबह के 8 बजे तक जो है उसका जितने भी फैक्ट्रीज है वो बंद रहेंगे। जो तकरीबन 8 घंटे का लोड शेडिंग, वैसे ही जो है वो रात को मतलब फैक्ट्री जो चलाते हैं वो नहीं चला सकते हैं। ताजर बरादरी का मुझे नहीं पता था कि ये जो भी वादे वफा की हुकूमत करती है हमें तो कोई पूरा होते हुए नजर नहीं आता है। अब वादे हम तो कहते हैं कि कराची के इस वक्त जो ये लोड शेडिंग की हालत है, ये जो जुलाई जून का महीना है, वैसे ही आवाम के जो बिल हैं उनको जो है ये माफ कर देना चाहिए हुकूमत को। के इलेक्ट्रिक से ये सब्सिडी आप देना, सब्सिडी आप देते चीनी चोरों को, सब्सिडी आप देते है पाकिस्तान, इतना मजबूत है माशी तौर पे पाकिस्तान कि पूरे अवाम के बिल माफ कर दे 2 महीने के और कहे जी फ्री में आप बिजली ले लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप बिजली दे नहीं रहे तो बिल किस चीज का मांग रहे हैं? आप जब बिजली दे ही नहीं रहे तो किस चीज का बिल मांग रहे हैं? मुझे पता है, मेरा घर तो चले, मैं कह सकता हूं मैं 4 AC चला रहा हूं, मेरा 1 लाख रुपए का बिल आया, मुझे देना पड़ता है, मैं दे देता हूं। एक गरीब आदमी कहां से बिल देगा? 20-25 हजार का बिल, उसका तनख्वाह 35 हजार है, वो भी बड़ी बात है। वो 15 हजार में अपने बच्चों को खिलाएगा या के इलेक्ट्रिक का पेट भरेगा? कहते हैं कुंडा सिस्टम में चोरी कर रहे, चोर है। उमर अयूब कहता है चोरी हो रही है, चोरी। भाई चोरी आप लोगों को मजबूर कर रहे हो चोरी करने पे, आप लोगों को डाकू बनाने पे मजबूर कर रहे हो, चोरी करने पे मजबूर कर रहे हो। आप सब्सिडी देना चाहते हैं, आप गरीबों को सब्सिडी करना चाहूंगा, एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा नबील भाई। ताजरों को एज पर कमिटमेंट उनके बिल माफ किए गए हैं,
ताजरों को बिल्कुल जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोविड के अंदर जो बिल की बात की है वो माफ हो चुके हैं, अब चेक किए जाते हैं। मैंने भी कंफर्म किया, मुझे पता नहीं था, मैंने अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम कंफर्म किया है, वो बिल्कुल अपने जो हमारा क्राइटेरिया के साथ बात की। आप ठीक कह रहे हैं कि बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, ये तो बड़ा पुराना मर्ज है। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो है कैंसर बन चुकी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। हम तो पहले से कहते आए कि अभी बारिशों के अंदर लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, तार गिर जाती है, बहुत पुराना मर्ज है, तो जरा पुराने डॉक्टर से बात करते हैं। एक सेकेंड, पुराना मर्ज है तो जरा पुराने डॉक्टर से बात करते हैं। ख्वाजा इजहार साहब, आपने भी याद दिलाया कि मेरा साहब पता नहीं 2005 से कब से तो हम भी के इलेक्ट्रिक पे, या शायद 2005 तो नहीं, उसके बाद के इलेक्ट्रिक पे 2013, 14, 12 से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इस पे हल नहीं हो रहा। आप तो चले, अभी तो आप हुकूमत के इत्तेहादी है ना, आप तो हुकूमत का हिस्सा भी रहे। सिंध में आपने बिला शिरकत गैर हुकूमत भी की है, फिर सिंध की हुकूमत के साथ भी आप हिस्सेदार रहे, फिर वफाक की हुकूमत के साथ भी आप हिस्सेदार रहे। मतलब कहने का ये है कि पुराने डॉक्टर से कि आप जिम्मेदार भी रहे। उस वक्त जब आप इन लोगों से मामला तय करते थे, उस वक्त भी मामला हल क्यों नहीं होते थे? शुक्र है आपने हमसे बांग्लादेश के अलहदा होने का इल्जाम हम पर नहीं लगाया। नहीं, वो ज्यादा हो जाता, कितना किया वो बताएं। मतलब माशाल्लाह आप लोगों का विजन ये है कि कुछ भी बुरा हो जाए उस पे एमकेएम अब क्या करे बताएं मुझे। पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाकर? नहीं, आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है। आप भी कोविड-19 का आपको भी आपकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो आप वैसे भी देखिए जमहूरी तरीके से आपके चैनल पे बात की है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ख्वाजा साहब नाराज ना हो, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तो आप कह रहे हैं ना कि ये वफाक सिंध फला, लेकिन जब आप जिम्मेदार थे और ये खुद आप कह रहे हैं बहुत पुराना मसला है, उससे भी आप लोग भी तो नेगोशिएट करते होंगे ना, उस वक्त क्या तावीलें देते थे ये लोग? देखें उस वक्त भी यही मसाइल थे। मसला सिर्फ ये है, ये मामला हल होगा डंडे से, और ये डंडे से इस तरह हल होगा कि या तो अब मैं ऐसी बात कर दूंगा कि फिर वो जमहूरियत के मुनाफी हो जाएगी, कि या तो इसे भी जिस तरह हमारे यहाँ कंटोनमेंट के एरियाज हैं, तो के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी हमारा कोई कंटोनमेंट ऑफिसर बावर्दी वहां पर उसको तैनात कर दिया जाए ताकि हमारी भी जान छूटे और के इलेक्ट्रिक भी ठीक हो। लेकिन मसला सारा ये है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में, जब गवर्नमेंट खुद उस शहर को जो इकोनॉमिक नर्व है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान को रेवेन्यू देना है, वहां पर अगर के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे को बेलगाम छोड़ दें, कंपटीशन कोई ना हो, यानी ये बेबसी देखें कि अगर ये आकर आपके घर में मीटर को कह देना कि टेम्पर है, तो आपके पास प्राइवेट लैब नहीं है कहीं और से वेरीफाई कराने के लिए। आप तो वो जो कहेंगे बस आपने मान लेना है, आज ही हमने चोरी की, हम चोर हैं। और आपको याद होगा पिछली बार इन्होंने बिलों पे लिखना शुरू किया था कि हम बिजली चोरी करते हैं, हम शर्मिंदा हैं, इस तरह करके, जिसको मैंने असेंबली में उठाया था और मैंने इनसे चेंज करवाया था कि ये पूरी कौम को आप चोर बना रहे हैं बिजली के बिल पे लिखे हुए। अभी भी मैं गुजारिश से कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट से, देखिए हमने क्या किया, आपके सामने बात की, हमने बयान दिया, आज असेंबली में धरना दे दिया, बाइकआउट कर दिया, मुजाहरे किए कि इलेक्ट्रिक पे। आइंदा हम आपको कह रहे हैं हम एक और मुजाहरा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पे। हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक। लेकिन अब हमारी हुकूमती जमात को भी इस बात को नोट करना चाहिए कि कराची के लोग बेजार हो चुके हैं महंगी बिजली खरीद कर और मजीद ज्यादा जलील हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जमहूरी तरीके थे। बाकी इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो आप बता दें, हम जाकर क्या करें, खुद सूजी करें या इलेक्ट्रिक के सामने इंतजाम करके बैठ जाए हम लोग सारी जमातें, वहाँ कराची की जितनी जमातें हैं ये इलेक्ट्रिक के सामने जाके बैठ जाए, धरना दे। बस ठीक है नबील भाई, हम तैयार हैं। ये कदम बढ़ाओ वाली बात कर रहे हैं, फिर कहीं नजर नहीं आएंगे। बनाए प्रोग्राम, आप अभी प्रोग्राम तय करें, तारीख बताएं, टाइम तय करें मुझसे। चले भाई जल्दी से तय कर लें आप लोग, बैठ जाते हैं। और उसके बाद नबील के लिए भी नबील भाई एक और चीज ऐड करते हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड इकट्ठा करते हैं, चूंकि पानी भी नहीं मिल रहा ना, और के इलेक्ट्रिक होना चाहिए, हम तैयार हैं। वाटर बोर्ड भी नहीं हो रहा, पानी भी नहीं मिल रहा, करबला बना हुआ, उसके लिए भी साथ चलते हैं ना, मिल के पानी बिजली पानी बिजली बिजली पानी करते हैं, प्लान करें, आप अप्रूवल ले लें अपनी पार्टी से।
बिल्कुल बिल्कुल पार्टी से अप्रूवल क्या लेना, लैरी में पानी। वैसे गबोल साहब, वो तो प्राइवेट, गबोल साहब मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, वो तो सरकार के पास है, देखे ना। गबोल साहब मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, यही बात आज वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस की वफामत की तो अपोजिशन बुरा मान गई, PMLN भी बुरा मान गई और पीपल्स पार्टी भी बुरा मान गई। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग चाहेंगे भी तो आपकी आला क़यादत आपको इसकी इजाजत देगी। किस बात की इजाजत नहीं देती? आला क़यादत क्या लोगों से वोट नहीं लेती है? क्या आला क़यादत जो है वो सेलेक्टेड है, या क्या आला क़यादत इलेक्टेड नहीं है? कि कराची से वोट हमने उठाए हैं, कराची से हमारे 3 MNAs हैं, हमारे 8 MPAs हैं, 3 से ज्यादा हैं बल्कि MNA हमारे शायद कुछ 4 MNAs हैं। अलीम आदिल शेख को ज्यादा पता है, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये MNAs है कि आपको याद भी नहीं है। लेकिन इसलिए हमारी जरा टोन ठीक होती है। नबील भाई हमारा भी दोस्त है, नबील भाई तो इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, बातें तो बहुत सारी करने का दिल चाह रहा है, लेकिन बात ठीक है, इश्यूज के ऊपर बात हो रही है तो इस पे चलते हैं। पानी है, बिजली है, बड़े मसाइल हैं और बाकी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये तो हुआ कि आप लोग एक इशू पे आप लोग के कंसेंसस है। दूसरा एक और साहब, गबोल साहब हम सीरियस मुझे बताएं, एक तो मसला लोड शेडिंग है, एलानिया गैर एलानिया, मेंटेनेंस के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, मौसम के हाल के नाम पर, फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज के नाम पर, गैस की शॉर्टेज के नाम पर, विंड स्पीड की कमी के नाम पर, लेकिन जो ओवर बिलिंग का जो मसला है और जिस तरह से ख्वाजा साहब ने उसकी निशानदेही की है कि अगर आपका जो मीटर है वो तेज चल रहा है, मीटर चेंज भी हो गए थे, तो आपके पास कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जहाँ पे आप जाके इसको चेक करा सके। आपको फिर उन्हीं को कंप्लेन करना है, मतलब आप उसी के पास जाएंगे कि जी आप जो है इसको चेक करें क्योंकि ये तेज चल रहा है, तो वो मानेंगे। ये ओवर बिलिंग का क्या मसला हुआ है? वो शेर याद कर लीजिए, बीमार हुए जिसके सबब। जी मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझसे मैं सुनाता हूँ, शेख जी बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, यही ना ख्वाजा साहब? अच्छा चले मैं पूरा जान के नहीं पढ़ा था रखेंगे क्योंकि गबोल मुझे इसका, मैंने पूरा ये शेर जान के नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे शेर का पस मंजर पता है। मुझे पस मंजर नहीं पता, इसलिए मैंने शेर पढ़ दिया, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। ओवर बिलिंग तो हो रही है, ओवर बिलिंग तो ये तो देखे, ये तो कोई कुछ बात नहीं है, ओवर बिलिंग हो रही है। 20,000 रुपए तो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, आपको पता है? तो आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? जो है आप लोग क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? 2008 से आपकी हुकूमत है, 2020 है। नबील भाई एक आपको इत्तला दे दूं और हाँ जी नबील गबोल भाई आपकी इत्तला में इजाफा कर दूं। जी जी, सिंध हुकूमत सालाना के इलेक्ट्रिक के चार्जेस की मद में 7 अरब रुपए लेती है। सिंध हुकूमत के बजट में इस साल के इलेक्ट्रिक की मद में जो चार्जेस हैं पावर प्रोड्यूसर्स के, जो कि आप 18वीं तरमीम के बाद आपका हक बन चुका है, 7 अरब रुपए सालाना लेते हैं आप बजट में के इलेक्ट्रिक से। हमारे बिलों से एक्सोर्स कट के वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये बात आपको शायद इल्म नहीं थी, मैंने कहा मैं बता दूं। ये मेरे मुख्तसर ये कि चाहे वो वफाक हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो वफाक में इत्तेहादी जमातें हो, सबका इस बात पे कंसेंसस है कि के इलेक्ट्रिक का जो इस तरफ बेलगाम घोड़ा हो चुका है उसको लगाम डालने की जरूरत है। और ये जी कुछ कह रहे हैं नबील भाई? आजकल टीवी, मैंने कहा नबील भाई आजकल जो है वो रिंग से बाहर है और टेलीविजन पे सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, बाकी लिए नहीं पता बजट में क्या हो गया, कौन खा गया, कौन लूट गया, क्या कर गया, उसको आजकल इस चीज से किस्से से बहुत दूर है, फिर भी लगे होते हैं टीवी के ऊपर। शाबाश जो इनको आप बेचारा की टीम में नहीं है, बेचारे सोना के अंदर नहीं है आजकल, मुझे पता है। शेर है, मजबूरी में शेर भी सर्कस में काम करता है, लेकिन जंगल में वो जो शेर है। चलें बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करूंगी और उम्मीद के साथ करूंगी कि जितना आप लोगों ने एक कंसेंसस शो किया है, एक कंसर्न शो किया है, इस इशू को आगे भी आपसे इस प्रोग्राम के तक महदूद नहीं रखेंगे, आगे जाके इसके हल के लिए बात करेंगे। अलीम आदिल शेख साहब वफाक के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम भी की है कि इस बेलगाम घोड़े को लगाम डालने की जरूरत है। अगेन आई रिपीट कि के इलेक्ट्रिक को कहा गया था कि आप अपने नुमाइंदे को भेज दीजिए, वो सवालात पूछने थे कि पूरा शहर बंद पड़ा है, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है, फिर भी बिजली की शॉर्टेज क्यों है, बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गए, आपके पैसे कम क्यों
کیوں نہیں ہوئے, اوور بلنگ کیوں ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جانے سے پہلے سے بتاتی جاؤں کہ اس سے جو ابراج گروپ ہے جو سیاہ سفید کا مالک بنا ہوا ہے, 2016 میں 32.7 ارب روپے منافع کمایا, 2015 میں 28.3 ارب روپے منافع کمایا, 2014 میں 12.9 ارب روپے منافع کمایا, اور ایک غریب آدمی ایک کمرے کا گھر والا 10,000 روپے کا بل لے کے رو رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پے کرے گا. وقت آ گیا ہے, انف از انف, اس کو بھی اب اسی طرح سے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.